तो आज की क्लास में हम सबसे पहले, ये मेरा पहला लेक्चर है यूट्यूब पे। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हेट्रो साइक्लिक कंपाउंड के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता क्या है। सबसे पहले, बिफोर नोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, फर्स्ट वी विल डिस्कस दैट व्हाट आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो यहाँ जैसे ही हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स देखते हैं तो हमें दो वर्ड्स मिलते हैं। पहला वर्ड मिलता है हेट्रो और प्लस साइक्लिक, एंड देन अदर वर्ड इज कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक एक ऑर्गेनिक का पार्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? द मॉलिक्यूल्स दैट आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। क्यों हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब भी पार्ट होता है तो हाइड्रोकार्बन्स की बात आती है। हाइड्रोकार्बन के कॉन्सेप्ट को जानने के बाद हम बात करेंगे साइक्लिक कंपाउंड के बारे में। तो स्टेप बाय स्टेप लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। सबसे नॉर्मल और फिर सबसे बेसिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? CH4, जिसको आप क्या बोलते हो? मीथेन। देन अगर इसके चार्ज को बढ़ाना है, अगर इसकी चेन को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? एक H को हटाएंगे यानी CH3 बन जाएगा। अगेन इसमें क्या कर देंगे? कार्बन को ऐड कर देंगे तो CH3 बन जाएगा। ओके, इसको क्या बोलते हैं? क्योंकि कार्बन दो हो गए तो इसको बोलेंगे इथेन। अब अगेन हम क्या करना चाहते हैं कि एक और कार्बन को बढ़ाना चाहते हैं तो एक और हाइड्रोजन कम करेंगे और अगला कार्बन ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 अगेन CH3। अब हुआ क्या कि यहाँ तक तो ये कोई चेन बन नहीं रहा था, यहाँ भी कोई चेन बन नहीं रहा है, बट यहाँ पे अगर हम कोशिश करें और हम देखें ध्यान से तो यहाँ पे चेन बन सकता है। हम क्या करेंगे? इस वाले कार्बन को इस वाले कार्बन से लिंक करने की कोशिश करेंगे। कैसे होगा देखते हैं। CH2 कर देते हैं पहले, अगेन देन CH2, और इस वाले कार्बन को यहाँ पे रख देते हैं CH2। अब क्योंकि यहाँ पे दो बॉन्ड तो इसने इस हाइड्रोजन से बना लिया है, यानी दो बॉन्ड अभी भी ये बना सकता है, तो एक बॉन्ड इससे बना लिया और एक बॉन्ड इससे बना लिया। सिमिलरली ये वाला CH2 जो था, इसके पास भी दो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी थी। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, तो एक बॉन्ड इसने इससे बनाया, एक बॉन्ड इसने इससे बनाया। तो ऐसे क्या हुआ? ये साइक्लिक कंपाउंड बन गया, या फिर रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। और इसी रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। तो अगर हम बात करें साइक्लिक कंपाउंड को क्लासीफाई करने की ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन, कितने नंबर ऑफ कार्बन एक रिंग कंटेन करता है, उसके बेसिस पे नंबर ऑफ C एटम के बेसिस पे अगर क्लासीफाई करने की कोशिश करें तो क्लासिफिकेशन कैसे होगी? सबसे स्मॉलेस्ट 3 मेंबर्ड, देन आएगा 4 मेंबर्ड, देन आएगा 5 मेंबर्ड, देन आएगा 6 मेंबर्ड एंड सो फॉर, आगे बढ़ती जाएगी रिंग। जैसे हम थर्ड मेंबर की रिंग की बात करते हैं तो ये थर्ड मेंबर रिंग है। अब जनरली हम इसकी बात नहीं करते, क्यों नहीं करते ये देखते हैं। यहाँ CH2 था, यहाँ CH2 था, यहाँ CH2 था, कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया। ये CH2 ये CH2 ये CH2, ये दोनों क्या हैं? अपने मिनिमम डिस्टेंस पे हैं। ये दोनों क्या हैं? मिनिमम डिस्टेंस पे हैं। ये दोनों क्या हैं? मिनिमम डिस्टेंस पे हैं। अगर दो एटम सेम कैरेक्टर के अपने मिनिमम डिस्टेंस पे हों तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? मैक्सिमम रिपल्शन होगा, मैक्सिमम रिपल्शन होगा। और मैक्सिमम रिपल्शन होने की वजह से क्या होगा? ये अनस्टेबल हो जाएंगे, अनस्टेबल होंगे, इसलिए इसकी जनरली हम स्टडी नहीं करते हैं।
अनस्टेबल क्यों हुआ? क्योंकि इसमें स्ट्रेन पाया गया। स्ट्रेन मतलब तनाव पाया गया। सिमिलरली अगर 4 मेंबर्ड की रिंग देखी जाए तो 4 मेंबर्ड में भी स्ट्रेन होता है, बट लेस स्ट्रेन एज कंपेयर टू दिस 3 मेंबर्ड रिंग। अब 5 मेंबर्ड की रिंग पे आते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5, ये क्या हो गया? 5 मेंबर्ड की रिंग हो गई। और 6 मेंबर्ड की रिंग तो सभी आप जानते हो, बेंजीन होती है 6 मेंबर्ड रिंग। तो हम इस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में हम डिस्कस क्या करेंगे? 5 मेंबर्ड रिंग एंड 6 मेंबर्ड रिंग। तो अभी मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया? हम चले थे हेट्रोसाइक्लिक से। हेट्रोसाइक्लिक को तोड़ा तो हमने देखा एक वर्ड आता है हेट्रो, दूसरा आता है साइक्लिक और तीसरा आता है कंपाउंड। फिर हमने अभी तक क्या सारी की सारी जो बातें की हैं वो साइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात की है। और साइक्लिक कंपाउंड को हमने क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इट हैज़। तो 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड। अब 3 मेंबर्ड की स्टडी इसलिए नहीं करते क्योंकि वो अनस्टेबल होता है, स्ट्रेन अधिक होता है। 4 मेंबर्ड में लेस स्ट्रेन होता है एज़ कम्पेयर टू दिस, बट फिर भी स्ट्रेन होता है। 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड की हम बात इस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 5 मेंबर्ड रिंग के बारे में। ठीक है, ये था CH2, इसने एक बॉन्ड बनाया यहाँ पे CH2, फिर ये आगे फर्दर गया CH2, फिर ये भी आगे फर्दर गया CH2, देन अगेन ये CH2 और ये अगेन CH2। क्या इसी को अगर समराइज़ किया जाए तो ये इसके इक्विवेलेंट होगा, जहाँ पे ये जॉइंट्स जो हैं वो कार्बन है और हर जॉइंट पे 2 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया 5 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड। 5 मेंबर्ड क्या हो गया? साइक्लिक कंपाउंड। अब हम बात करते हैं कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स किसको बोलेंगे। मैंने क्या बोला? मैंने बोला ये 5 मेंबर्ड की रिंग थी। ठीक है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, सारी जगह कार्बन थे। ऑल पोजीशन आर ऑक्यूपाइड बाय C एटम। अब हम क्या करते हैं, किसी एक पोजीशन पे एक कार्बन को हटा के कार्बन को हटा के उसकी जगह नाइट्रोजन लगा दें, ऑक्सीजन लगा दें, सल्फ़र लगा दें, ETC, कोई भी ऐसा मेटल लगा दें इस कार्बन को हटा के, तो वो सारे के सारे क्या होंगे? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होंगे। जनरली हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फ़र लगाते हैं, क्यों? क्योंकि एबेंडेंट मात्रा में पाए जाते हैं। ओके, अब स्टडी करते हैं। तो ये था आपका 5 मेंबर्ड रिंग। एक पोजीशन पर हटाया, यहाँ लगा दिया ऑक्सीजन, फिर अगेन एक मेंबर्ड पे आया, इसको लगा दिया सल्फ़र, फिर अगेन एक कार्बन को हटाया और उसकी जगह लगा दिया नाइट्रोजन। ठीक है, अभी तक ये जितने भी कंपाउंड हैं ये क्या है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं, इनको बोल देंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। लेकिन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के साथ ही साथ इसमें क्या कराना पड़ेगा? हमें एरोमेटिसिटी गेन करानी पड़ेगी। अब एरोमेटिसिटी कैसे गेन होगी? पाई बॉन्ड लाना पड़ेगा। पाई बॉन्ड लाना पड़ेगा तो कहाँ कहाँ लाना पड़ेगा ये देखते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया, ये O था, अगेन दूसरा स्ट्रक्चर क्या था? S था, एंड देन तीसरा स्ट्रक्चर क्या था? N था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पाई बॉन्ड हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? यहाँ पे पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड। तो ये क्या हो गए? ये ऑल द
थ्री आर एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल किसके हो गए? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के। कितने मेंबर्ड की? 5 मेंबर्ड की। अब क्या हम क्लासिफाई कर सकते हैं? तो चलिए क्लासिफिकेशन करते हैं अभी तक की स्टडी पे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन, या फिर साइकिल के बेसिस पे। तो पहला बेसिस पे क्या होगा? 5 मेंबर्ड। अगेन अगला बेसिस क्या होगा? 6 मेंबर्ड। 5 मेंबर्ड में हमने 3 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड देखे हैं। पहला देखा कि ये फिर बीच में ऑक्सीजन लाया और डबल बॉन्ड आ गया। दूसरा हमने देखा कि फिर से आया, यहाँ नाइट्रोजन लाया, ये डबल बॉन्ड आ गया बीच में। फिर से तीसरा हमने देखा कि S आया और ये डबल बॉन्ड आ गया। अब तीनों के नाम हम देखते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फ्यूरेन। क्या बोलते हैं? फ्यूरेन। इसको बोलते हैं पायरॉल। क्या बोलते हैं? पायरॉल। और इसको बोलते हैं थायोफीन। क्या बोलते हैं? थायोफीन। फ्यूरेन, पायरॉल एंड थायोफीन। अब 6 मेंबर्ड में अगर नॉर्मल कॉमन अगर कोई एग्जांपल लेना रहे हाइड्रोकार्बन का, खाली हाइड्रोकार्बन का, इट इज़ नॉट हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे सब जॉइंट पे, सारे के सारे जॉइंट्स पे क्या है? कार्बन एटम है। तो क्या बेंजीन एक शानदार एग्जांपल होगा? अब क्या करते हैं, इसी बेंजीन में एक पोजीशन पे कार्बन हटा के N लगा देते हैं। तो क्या ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा? बिल्कुल होगा। डबल बॉन्ड के डबल बॉन्ड सारे के सारे वहीं पर रहेंगे। इसको बोलते हैं पिरिडीन। क्या बोलते हैं? पिरिडीन। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? अभी तक हमने डिस्कस किया कि साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। फिर साइक्लिक कंपाउंड में हमने देखा, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। साइक्लिक कंपाउंड में देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हाइड्रोकार्बन्स की बात होगी। हाइड्रोकार्बन्स की बात होगी तो हाइड्रोजन और कार्बन की बात होगी। सबसे बेसिक एग्जांपल जो हाइड्रोकार्बन्स का था उसको मीथेन बोला, एक्सटेंड किया इथेन पे आया, फिर 3 मेंबर्ड पे आ गया। 3 मेंबर्ड पे आया तो साइकिल बना। यानी साइक्लिक कंपाउंड्स कितने होंगे? 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड। 3 मेंबर और 4 मेंबर इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उसमें स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन की वजह से अनस्टेबिलिटी आ जाती है। अनस्टेबिलिटी तो अनस्टेबल कंपाउंड को तो हम पढ़ेंगे नहीं। यहाँ पे स्टेबल है क्योंकि ज़्यादा थोड़ा खुला हुआ चेन है, मतलब ओपन चेन तो नहीं है, क्लोज ही चेन है, बट थोड़ा एरिया अधिक है। तो 5 मेंबर और 6 मेंबर। यहाँ तक हमारा डिस्कशन किसको लेके था? साइक्लिक कंपाउंड को लेके। फिर 5 मेंबर और 6 मेंबर में 5 मेंबर पे पहुँचे। 5 मेंबर का कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप का था। फिर हमने बोला चलो ठीक है, अभी तक तो साइक्लिक कंपाउंड था, साइक्लिक कंपाउंड तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हेट्रोवर्ड क्यों आ गया? तो हेट्रोवर्ड तभी आएगा जब इस साइक्लिक कंपाउंड में किसी एक कार्बन की प्लेस को हटा के आप उसकी जगह नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर सल्फ़र ला दो। तो होता क्या है, ये सबका सब वही है, बस एक कार्बन की जगह क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। दूसरे सल्फ़र की जगह क्या आ गया? कार्बन की जगह क्या आ गया? सल्फ़र आ गया। तीसरा कार्बन की जगह क्या आ गया? नाइट्रोजन आ गया। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएंगे। अभी तक तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बहुत सही शानदार चल रहा था। अब हमें क्या करनी पड़ेगी? एरोमेटिसिटी गेन करानी पड़ेगी। एरोमेटिसिटी गेन कराने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? पाई बॉन्ड का ऐड करिए। पाई बॉन्ड यहाँ ऐड हुआ, 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 यहाँ ऐड हुआ। ऑक्सीजन, सल्फ़र और नाइट्रोजन, ये तीनों के तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के। फिर हमने क्लासीफाई किया कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कितने मेंबर्ड के हो सकते हैं? तो 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड के। फिर देखा कि जो ऑक्सीजन जहाँ जिस प्लेस पे आता है उसको बोलते हैं फ्यूरेन। फिर होता है पायरॉल एंड देन आता है थायोफीन, और एक क्या आता है? पिरिडीन। मैंने बीच में थोड़ा सा अभी एक और डिस्कशन कर लेते हैं कि एरोमेटिसिटी क्या होता है।
तो मैंने बोला कि ये जो 5 मेंबर्ड के रिंग है, इसका नाम क्या रखा था हमने? फ्यूरेन। फ्यूरेन रखा था। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा हक्कल रूल। जो हक्कल रूल को सेटिस्फाई करे वो सब कंपाउंड क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। सेटिस्फाइज आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। ये रूल क्या बोलता है कि 4n पाई प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस फॉर्मूले को जो भी कंपाउंड सेटिस्फाई करेगा वो सब के सब कंपाउंड क्या होंगे? एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। देख लेते हैं। इस पाई में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 है। इस पाई में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 है। क्या इसके पास एक लोन पेयर होगा? होगा। तो 2 2 4 2 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये बन रहा है। अब n की जगह 1 रखूँ तो 4 × 1 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ 6 इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हक्कल रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, हैंस इट इज़ एरोमेटिक। अब एरोमेटिक तो समझ में आ गया। नेक्स्ट डिस्कशन हमारा कहाँ चलेगा? हमारा 2 चीज़ों पे चलेगा कि चलो एरोमेटिक रिंग तो हमें समझ में आ गया कि एरोमेटिक रिंग होगी। अब एरोमेटिक रिंग में 2 टाइप की रिंग्स आती हैं। 2 टाइप की क्या आती हैं? रिंग आती हैं। एक पाई डेफिशिएंट एरोमेटिक रिंग, और एक आता है पाई डोनर एरोमेटिक, या फिर पाई एक्सेस एरोमेटिक रिंग। अभी तक ने हमने 4 ही कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया, तो उसी का बेसिस बनाते हुए हम आगे की डिस्कशन को कैरी आउट करेंगे। वो कौन कौन से कंपाउंड थे? फ्यूरेन, वेरी गुड, पायरॉल, एंड देन थायोफीन, और तीसरा क्या, चौथा क्या था? पेरिडीन। ठीक है, 1 2 3, ये तीनों के तीनों कितने थे? 5 मेंबर्ड थे। ये 3 के 3 कितने हैं? 5 मेंबर्ड है। और ये कितना है? 6 मेंबर्ड है। तो पहले हम क्या करते हैं? 6 मेंबर्ड रिंग को डिस्कस कर लेते हैं। 6 मेंबर्ड रिंग किस कैटेगरी में उसको डाला जाएगा? पाई डेफिशिएंट में या फिर पाई एक्सेस में? ये क्यों हम कर रहे हैं, आगे चल के रिएक्शन में समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप करने वाली बात नहीं है। एग्ज़ाम में भी कभी कभी किस पोजीशन पे क्या चीज़ आएगी वो इन्हीं दोनों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्या यही 6 मेंबर्ड का रिंग था? अब देखो, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करोगे उसको ऐसे डिनोट करते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अधिक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, ये कार्बन है और ये डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन है, और यहाँ पे क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है इन दोनों के बीच में। मान लो ये इसका इलेक्ट्रॉन था और ये डॉट से कार्बन का इलेक्ट्रॉन था। अब जब बॉन्ड टूटेगा तो जो शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन की तरफ मूव कर जाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल एक काम करते हैं, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा बड़ा भाई है और ये तुम हो छोटे भाई। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है, क्योंकि तुम छोटे हो तो इसके पास टेंडेंसी अधिक होगी, ये तुमसे ज़्यादा बलवान होगा,
तो जब भी किसी चीज़ या किसी सामान को तुम दोनों में बांटा जाएगा तो ये चाहेगा, या फिर अगर तुम दोनों पे ही छोड़ा जाए तो ये क्या करेगा, ये वो सामान के सारी चीज़ अपनी तरफ क्या करना चाहेगा, खींचना चाहेगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बड़ा भाई इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ छोटा भाई। तो क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड को, शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो इधर से भी खींचेगा और क्या करेगा, इधर से भी खींचेगा। यानी नाइट्रोजन अपने तरफ, अपने ऊपर क्या लाने की कोशिश कर रहा है, नाइट्रोजन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लाने की कोशिश कर रहा है। ये नाइट्रोजन ने अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचा, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जाता है वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्या, अब यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएंगे। चलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। इथन, ये क्या था, पिरिडीन। अब पिरिडीन में क्या हो रहा है, ये पाई बॉन्ड उठ के इस पे जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है। तो जब ये पाई बॉन्ड, नॉर्मल पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जब ये पाई बॉन्ड उठ के इस पे जाएगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज, और जहाँ से पाई बॉन्ड गया वहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। बाकी जो बॉन्ड यहाँ पे बना था उसको यहीं बना लेते हैं और ये बॉन्ड यहीं पे बना लेते हैं। फिर अगेन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरा बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और बगल में पाई बॉन्ड है तो इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि ये यहाँ पे आ गया तो यहाँ से बॉन्ड जा रहा है तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अगेन इस पे नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आया तो यहाँ पे पाई बॉन्ड, और इस बॉन्ड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो ये यहीं का यहीं रह जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगेन देखो, अब इसको अगर डिलोकेट करते हो, लोकलाइज करते हो तो डिलोकलाइज करने के बाद ये पाई बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, सेम स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो हमें ये काम नहीं करना है, हम क्या करेंगे, इस पाई बॉन्ड को उठा के यहाँ पे भेजेंगे ताकि ये पॉजिटिव वाला इससे कैंसिल आउट हो सके। क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, सॉरी यहाँ से पाई बॉन्ड इस पे जा रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी ये N, इस पे नेगेटिव चार्ज, और क्योंकि यहाँ से बॉन्ड गया तो ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे और इस पे कोई फ़र्क पड़ा नहीं है तो ये हो जाएगा। अब देख रहे हो तुम कि इस पूरे रिंग पे पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। सिंस पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग ऑन pyridine, therefore we can conclude that it is electron deficient group। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये पाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप में आ सकता है। पॉजिटिव चार्ज क्या बताता है, पॉजिटिव चार्ज ये बताता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। डिफिशिएंट मतलब क्या होता है, कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब देखिए फ़ायदा क्या हुआ हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने से। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने से ये फ़ायदा हुआ कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया। तो अगर कोई भी अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल हम लेके आते हैं तो हमें ये पता चल गया कि वो कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है। तो एक पोजीशन ये हो गई, यहाँ पे अटैक कर सकता है, एक पोजीशन ये हो गई, यहाँ पे अटैक कर सकता है, और एक पोजीशन ये हो गई, यहाँ पे अटैक कर सकता है। तो क्या हम पिरिडीन को पाई डिफिशिएंट एरोमेटिक या फिर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। अब बात करते हैं 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की। ठीक है, बिफोर दैट
इसके पहले एक डिस्कशन, ये टॉपिक थोड़ी देर बाद लिखना, इसके पहले इसी का डिस्कशन कुछ कर लेते हैं। इसका डिस्कशन क्या करेंगे, इसका डिस्कशन ये करेंगे कि एक एटम ये है, 2 एटम ये हैं, 3 एटम ये हैं, 4 5 6, तो 6 एटम हैं। कितने पाई बॉन्ड हैं, 1 2 3, ओरिजिनली तो 3 पाई बॉन्ड थे ना, अभी तो चार्ज आ गया, चार्ज होने से पहले 1 2 3। यहाँ पे देखते हैं 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 5 6 एटम है, 6 एटम। पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 3 पाई बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 पाई बॉन्ड कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन इन ईच फिर ऑन ईच एटम कितना आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 ही एटम है, यानी कितना हो जाएगा 1, यानी हर एक एटम पे 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ये डिस्कशन ये आगे काम आएगा, ये आगे क्या काम आएगा, अभी जस्ट अ मोमेंट इस पे काम आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि 6 एटम हैं पूरे के पूरे, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्योंकि 3 पाई बॉन्ड है तो 3 पाई बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इलेक्ट्रॉन ऑन ईच एटम निकालते हैं तो 6/6 दैट इज़ 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे आओ, हमने क्या बोला 5 मेंबर्ड रिंग है, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद क्लोज करेंगे, अगली बार से फ्यूरेन का डिस्कशन करेंगे। ये हो गया फ्यूरेन, ये हो गया पायरोल, और ये हो गया थायोफीन। क्या हो गया, ये फ्यूरेन, पायरोल और थायोफीन। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या इसके पास लोन पेयर है, बिल्कुल है। क्या ये 2 पाई बॉन्ड है, अब देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास है। तो 1 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, प्लस एक लोन पेयर भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास भी है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है। एटम कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ एटम कितने हैं, नंबर ऑफ एटम 5 है। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, सॉरी नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 5। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच एटम कितने आ जाएंगे, 6/5, 6/5 ही तो होंगे, यानी 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 1.2 इलेक्ट्रॉन। 6 मेंबर के केस में एक इलेक्ट्रॉन हर एक एटम पे था, और यहाँ पे कितना आ जा रहा है, 1.2 इलेक्ट्रॉन ईच एटम पे। तो कंपैरिजन अगर किया जाए कि 5 मेंबर और 6 मेंबर में कौन इलेक्ट्रॉन रिच है, तो जाहिर सी बात है कि 5 मेंबर वाला इलेक्ट्रॉन रिच दिखेगा, क्योंकि हर एटम पे 0.2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं उसको, तो हम क्या बोलेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन रिच बोलेंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, दूसरा चीज़ और देखा जाए तो दूसरी चीज़ देखने में क्या पता चलेगा कि क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, सॉरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, फ्यूरेन को लेके चलते हैं बेसिस। फ्यूरेन है, फ्यूरेन के पास क्या है, लोन पेयर है, ये पाई बॉन्ड, इसका नाम क्या था, फ्यूरेन। क्या फ्यूरेन अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके इस पूरे सिस्टम को एक्टिव बनाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहता है तो अपने इलेक्ट्रॉन को भेज के रिंग को क्या करता है, एक्टिव बनाता है। ठीक है, तो रिंग को क्या करेगा, एक्टिव बनाएगा। क्योंकि फ्यूरेन से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, सॉरी ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसके बगल में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये कॉन्जुगेशन से बन जाएगा। नेगेटिव चार्ज के बगल में पाई बॉन्ड हो नहीं सकता, तो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ गया। सिमिलरली क्या ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आके कॉन्जुगेशन नेगेटिव चार्ज कर सकता है,
ये बॉन्ड यहाँ पे आके नेगेटिव चार्ज कर सकता है, तो ये फ्यूरेन आया, ये यहाँ पे बॉन्ड था, ये सॉरी वो कोई आ गया था ना। हाँ, तो डिस्कशन कहाँ चल रहा था हमारा, 1 मिनट। फ्यूरेन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे थे। ये था फ्यूरेन, इसके पास क्या था, लोन पेयर। ये अपने लोन पेयर को यहाँ भेजेगा और ये चार्ज यहाँ पे जाएगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगी, ओ यहाँ इसने लोन पेयर भेजा तो पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड यहाँ गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड तो कुछ इस बॉन्ड को होगा नहीं। अगेन क्या ये इस पे अटैक करेगा, क्योंकि इसको एक खाली स्पेस दिखा, और जैसे ही ये यहाँ पे अटैक करेगा, 2 पाई बॉन्ड एक साथ नहीं रह सकते, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, फ्यूरेन, ये बॉन्ड तो यहीं पे था, ये बॉन्ड बीच में आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो इस रिंग पे क्या आ रहा है, इस रिंग पे सिंस नेगेटिव चार्ज is flowing over the ring, therefore we can say that this compound is electron रिच कंपाउंड। और इस पे क्या अटैक होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे किसका अटैक होगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। किस किस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो सकता है, तो इस पोजीशन पे अटैक हो सकता है और नेक्स्ट इस पोजीशन पे अटैक हो सकता है। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ भी अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल वहाँ भी अटैक कर सकता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इन तीनों की सिंथेसिस देखेंगे और इन तीनों को कैसे बनाया जाता है, इन तीनों का एप्लीकेशन देखेंगे। ओके, थैंक यू।